हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अभिषेक शर्मा आपके सामने आज पहली बार वैसे उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आप सभी छोटे छोटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो कि 11th में आप आए हो, अभी 10th आपने पास किया है और आज आप मेरे से पहली बार रूबरू हो रहे हो। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स का जो मेरे इस इम्पल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं या मुझे देखेंगे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अब बात मैं यहीं से अपनी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर पूरा A to Z काम करूँगा और फिजिकल केमिस्ट्री पर हमारे प्यारे से सर GTS सर आपको गाइड करेंगे। इम्पल्स का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और बाद में जब आप ये कोरोना का ये भी महाकाल चल रहा है, काफ़ी फैली है ये बीमारी, हम सब आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको कुछ बातें भी बताना चाहते हैं कि इस महामारी से सबसे पहले अपन को बचना है और उसके बचने का सिंपल सा और सीधा सा एक या दो तरीका है। एक तो मास्क लगाइए, जब भी आप बाहर घर से निकलते हैं मास्क बिना लगाए मत निकलें और ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। देखिए ये किसी को नहीं छोड़ता है, ना ये अमीर देखता है ना गरीब देखता है। तो पहले तो मास्क लगा लीजिए और मास्क लगाने के साथ साथ समय समय पर अपने हाथों को वॉश करिए। यदि आप वॉश नहीं कर पा रहे तो सैनिटाइज करिए, ये मस्ट है। ये दो काम आपको करने हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइज तो करते रहिए, फिर घर में आके कपड़े चेंज कर लीजिए, है ना। तो आप बिल्कुल इस बीमारी से सेफ रहेंगे, ये आपको आपके पास नहीं आएगी। और यदि आप बीमारी से सेफ रहेंगे तो ही आप आगे देश का क्या बन पाएंगे, भविष्य बन पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले अपने को सेफ रहना है, फिर आगे मेहनत करके आगे एक बड़ा डॉक्टर बनना है और फिर देश का भविष्य बनना है। तो ये तो थी मेरी कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हम आपको सबसे पहले इनऑर्गेनिक पर ले चलेंगे और इनऑर्गेनिक का भी सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आवर्त सारणी और आवर्ती गुण, यानी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस पर अपनी बात होगी। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर आएगा रासायनिक बंध, यानी केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड के अंदर जब हम एनालिसिस करेंगे और जब पूरा पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को खत्म करने के बाद और जब ये भी खत्म हो जाएगा केमिकल बॉन्ड, जिसे केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो कहानी जब खत्म होके हम आगे बढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, तब मुझे इनऑर्गेनिक में रियली पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं होगा। एक चैप्टर यदि मैं मेनली छोड़ दूं, कौन सा, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और या कुछ मेटलर्जी का कुछ पार्ट, क्योंकि हम इन दो चैप्टरों में आपको हर बेसिक से बेसिक और हर वो इंपॉर्टेंट बात जो आगे के चैप्टरों में यूज होने वाली है वो सब कुछ बता चुके होंगे। यानी एक तरीके से ये दोनों चैप्टर हमारे अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीढ़ की हड्डी है। समझ गए ना। तो रीढ़ की हड्डी मतलब यदि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बेकार हो जाता है, वैसे ही है। तो इसलिए हमको फर्स्ट ऑफ डे से लास्ट ऑफ डे तक आपको बिल्कुल धीरे धीरे करके एक एक बात को समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, ये कुछ इंट्रो बात हो गई। अब हमारी बात चैप्टर पर चले उससे पहले कुछ बात मुझे बताना और जरूरी है। मैं खुद और हमारी टीम के बहुत प्रमुख सदस्य, जो हमारे 5-6 प्रमुख सदस्य हैं, ये सभी के सभी एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं। और मैं खुद बात करूं तो मैं खुद लॉन्ग टाइम कैरियर पॉइंट में और उसके बाद मैंने वाइब्रेंट में काफ़ी समय तक काम किया। लॉन्ग टाइम 12 साल में कोटा में मैंने काम किया है। और अब मैं आपके इम्पल्स परिवार के साथ काम कर रहा हूं करीब 1 साल से। और इस साल भगवान का आशीर्वाद रहा और हमारे बच्चों की जो मेहनत हमने करवाई है, कोरोना में भी मैंने उनके साथ जो गेट टुगेदर रखा है, एक से एक को पर्सनली मैंने खुद ट्रीट किया है और हमारी पूरी टीम ने ट्रीट किया है। उसके बाद वो जब एग्ज़ाम में अपीयर्ड होंगे, बस आ गया वो समय अब उनका, और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छी रैंक्स फोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तो इन सभी बातों के साथ मैं कुछ बातों को आपको कोटा से कोरिलेट करते हुए फिर हम आते हैं अपने चैप्टर पर।
कोटक का जो एक तरीका होता है काम करने का, जो मैंने इन 12 सालों में बहुत गहराई से सीखा, वो ये होता है कि वो 11th से ही बच्चों पर बहुत फोकस्ड होते हैं, उनको 11th से ही पकड़ते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टॉप रैंक्स, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो नीट में हो या एम्स या कहीं पर भी हो, वो 12th के साथ ही निकलती हैं। क्यों? क्योंकि 12th का बच्चा जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहा होता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल और उसकी कंसंट्रेशन का कोई जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें 11th से ही एक कोर टीम जो हमारी होती है, जो मेन टीम जिसे हम बोलते हैं, जो रिपीटर्स और टारगेट को लेती है, जनरली सीकर के अंदर इंस्टीट्यूशन में ये कम होता है, लेकिन मैं इम्पल्स की तरफ से पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं पूरी ताकत से, हमारी पूरी कोर टीम जो मेन टीम है वो आपको 11th से आपके साथ लगेगी। और जब वो टीम आपके साथ 11th से लग जाएगी तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 12th मिड आते आते आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देगी वो, और उसके बाद वो प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट करेगी, आपको इतना तैयार कर देगी कि आप 12th के साथ ही एक अच्छी रैंक के साथ डॉक्टर बन जाएंगे। तो इस प्लानिंग के साथ हमें अब आगे बढ़ना है। तो आज इसी प्लानिंग की श्री गणेश मैंने कर दी है, और इस श्री गणेश के साथ हम अपने पहले चैप्टर को आपके सामने आज लेके आ रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी हिंदी में बोले तो आवर्त सारणी और आवर्ती गुण। ठीक है, आवर्त सारणी ये एक ऐसी टेबल है जिससे हमें सारी एलिमेंट, जो भी हमारे साथ एलिमेंट, वैसे तो बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं, जो मेन एलिमेंट हैं, जो हमें हमारे सब्जेक्ट के लिए, हमारे अपने लिए जरूरी हैं, उन सभी एलिमेंट की जानकारी, उनकी पोजीशन, वो कहाँ हैं, किस आवर्त में है, किस समूह में है, आवर्त यानी पीरियड, समूह यानी ग्रुप, वो सब बात मुझे उस टेबल से मिलती है। कितने एलिमेंट एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, कौन दूसरे बहुत सारे एलिमेंट दूसरे ग्रुप के सदस्य हैं, तो कौन आ रहा है उसके अंदर। मान लो मैं बात करूं वर्ग, फर्स्ट वर्ग की, यानी मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, तो उसमें कौन आ रहा है। मैं बात करूं सेकेंड ग्रुप की, तो उसमें कौन आ रहा है। राइट, कितने इसमें से ऐसे एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, कौन ऐसे हैं जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं। राइट, कौन ऐसा है जिनके बीच में एक विकर्ण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप होता है, कौन ऐसे हैं जिनको हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, कौन ऐसे हैं जिनको हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। क्षारीय धातु मतलब अल्कली मेटल्स, और क्षारीय मृदा धातु मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें है ना। हाइड्रोजन फैमिली में कौन आता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हमको इस पीरियोडिक टेबल से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन उस पीरियोडिक टेबल पर हम पहुंचें उससे पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में इस पीरियोडिक टेबल की निर्माण से पहले कई अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जिनको हम कोवर्कर्स बोलते हैं, इन्होंने काम किया, और एक के बाद अपने उन्होंने क्या किए, डिस्कवरी किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। अब वो क्या थी उनकी खोज, क्या थे उनके प्रयोग, इन पर हम स्टेप बाय स्टेप एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आया लेवोजियर, उसने हमको मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया, लेकिन वो मेटेलॉइड के बारे में मुझे नहीं बता पाया। तो जब वो मेटेलॉइड के बारे में मुझे नहीं बता पाया, तो फिर लेवोजियर का वो लॉ क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, यानी फेल हो गया। फिर आगे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे, कुछ को बुक्स में जगह मिली, कुछ को बुक्स में जगह नहीं मिली। तो फिर एक और आए जिनको हम बोलते हैं डोबेनियर का ट्राइड लॉ। उन्होंने एक नई बात बताई कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही वर्ग के हैं, एक ही समूह के हैं। तो उन्होंने बोला कैसे, उन्होंने बोला कि लिथियम का मास नंबर लो और पोटेशियम का मास नंबर लो और दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो वो जो मास नंबर निकलेगा वो सोडियम का मास नंबर होगा। ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स पर तो उनकी ये बात सही गई, लेकिन आगे समय आने के साथ साथ उनकी ये बात फेल हो गई। कैसे, जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो यहाँ पर फ्लोरीन का मास 9 था,
ब्रोमीन का मास 80 यानी 80 था, 80 + 9 ऐड किया 89, 2 से डिवीज़न किया तो 44.5 आया, जबकि क्लोरीन का मास 35.5 था। इसका मतलब ये हुआ कि उनका ये जो ट्राइड लॉ था वो कुछ ही एलिमेंट तक सीमित रहा, तो ये लॉ भी उनका फेल हो गया। इसके बाद फिर आगे बात बढ़ी, फिर न्यूलैंड आए, उन्होंने म्यूजिकल वोवेल का इस्तेमाल किया, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब उन्होंने क्या किया, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद फिर से क्या ले लिया, सोडियम। अब यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है। अब देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी वो कहते हैं हम सा से स्टार्ट करते हैं, फाइन सा रे गा मा पा धा नी सा पर आते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी लिथियम था और उसके बाद सोडियम आ गया, यानी उसी ग्रुप का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, उनका ये न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ जो म्यूजिकल वोवेल से वर्क कर रहा था वो 20 के बाद आके अपने आप फेल हो गया। क्यों? कैल्शियम के बाद वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, जो कि 18 नंबर चूंकि वहां पर बन गया, क्योंकि 10 एलिमेंट उसमें किसके आ गए बीच में, डी ब्लॉक के आ गए, जिनकी वजह से वो उनका न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था वो कैल्शियम के आगे नहीं बढ़ पाया। फिर और भी बहुत सारे कोवर्कर आए। फिर लोथर मेयर ने अपना एक कर्व दिया। लोथर मेयर का कर्व क्या था, उन्होंने एक ऐसा कर्व बनाया, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बनाया, और उसमें उन्होंने कर्व समझते हो ना, कोई चीज़ ऐसे जा रही ऊपर, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो उन्होंने बोला कि सबसे ऊपर जो हैं वो आपके पीक्स पर जो हैं उस कर्व के लगे हुए, वहाँ पर जो पोजीशन है वो अल्कली मेटल की है, वो उन्होंने वो दिखाया, वहाँ लोकेट किया, अल्कली मेटल्स को लोकेट करके दिखाया, उनकी पोजीशंस के बारे में बताया। फिर उन्होंने इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स को असेंडिंग पर, कुछ को डिसेंडिंग पर, कुछ को बॉटम पर ऐसे डाल के पूरा वो कर्व रेडी किया। अब यार मेरे भाई, उस कर्व के अकॉर्डिंग चीज़ों को मेमोराइज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, तो इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट तो अच्छा था परंतु वो बहुत सक्सेस नहीं माना गया, क्योंकि चीज़ें उससे मेमोराइज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर आए मेंडलीव, उन्होंने इन सभी साइंटिस्टों को जिन्होंने अलग अलग चीज़ें वाया एक्सपेरिमेंट या वाया डिस्कवरी जो इन्होंने प्राप्त करी, उस पर उन्होंने एनालिसिस की और अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई, और उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 8th ग्रुप रखे और 7 आवर्त रखे, यानी पीरियड उनके 7 थे और ग्रुप कितने थे, 8। लेकिन बाद में थोड़े से समय के बाद नोबल गैसेस आ गई, तो उन्होंने बाद में ऐड किया, इसीलिए उन्होंने बाद में उसका जो मॉडिफाइड आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बोल दिया। तो मॉडिफाइड मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 9 ग्रुप बोल दिए। फिर कुछ और साइंटिस्ट आए, उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो आपके सामने यहाँ पर अभी दिख रहा है, वो नाम है आपका मोज़ले का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम है। मोज़ले ने क्या किया कि अलग अलग एलिमेंट्स लिए बहुत सारे, और उस एलिमेंट्स पर कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स की बीम डाली बाय इलेक्ट्रॉन गन, है ना। अब इलेक्ट्रॉन गन इन द सेंस वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे अपन टंगस्टन का एक फिलामेंट ले लें, उसको हीट करें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में बाहर निकलते हैं, काफ़ी स्पीड से निकलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गन ही है। तो ऐसे उसने कई सारे तरीकों से इलेक्ट्रॉन की बीम या पुंज हिंदी में बोलते हैं वो निकाली, और उसको हाई स्पीड से क्या किया, जैसे गन से गोली निकलती ना, अलग अलग तरीका होता है, जैसे एक एक गोली भी निकलती है, बहुत तेज चलाओ, कई राउंड फायर एक बार में कर सकते हैं, तो एक तरीके से उन्होंने पूरी बीम डाली हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से। और गन के बारे में हमने अभी तुम्हें सोर्स लिया एक कि भाई जैसे हमने टंगस्टन का एक फिलामेंट लिया, उसको हीट किया तो उससे इलेक्ट्रॉन्स के पुंज बाहर निकलते हैं। ऐसे करके बहुत सारे, जरूरी नहीं टंगस्टन, और भी कई सारे इस टाइप से पॉइंट हो सकते हैं। तो उसके माध्यम से जब ये इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस पे टकराए, वो एलिमेंट जो आपने यहाँ लिया है, और ऐसे
कई अलग अलग एलिमेंट लेके सेम कहानी अप्लाई करी। तो एक जनरल बात ये निकल के आई कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो अंदर मान लेते हैं हम यहां पर कोई एक मेटल मैं ले लूं और मान लो उसका एटॉमिक नंबर कुछ है, तो यार मेरे भाई जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा वो तो नहीं बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो तो क्या करेंगे, अंदर हलचल डेवलप करेंगे। मान लो हमारे पास 3 चेयर है और हम 3 व्यक्ति यहां बैठे हैं और 2 लोग और आ गए। अब वो खड़े हैं तो क्या होगा, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो करिए, हम बैठने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास चेयर नहीं है। तो फिर 2 ही तरीका है, या तो हमारे में से 2 व्यक्ति उठ के बाहर चले जाएं, उन 2 को हम यहां बैठा लें, या वो 2 ही बाहर चले जाएं। तो अब ये कैसे तय होगा, ये तय होगा कि उन दोनों आने वाले व्यक्तियों की इंपॉर्टेंस से। यदि आ रहे दोनों व्यक्ति यहां जहां मैं बैठा हूं एज ए न्यूक्लियस और इधर मेरे सामने 2 लोग बैठे हैं और उधर से 2 लोग आ गए, यदि उन दोनों लोगों की अट्रैक्टिंग पावर मेरे से बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इन लोगों के जो पहले से 2 बैठे हैं, तो मैं इन 2 लोगों को यहां से हटा के उन दोनों को बोल दूंगा बैठने के लिए। कुछ आई बात समझ में? इस बात से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर आके उस तत्व जड़ के रूप में जो वहां मौजूद है उसके सरफेस पर टकरा रहे हैं और अंदर जब हलचल पैदा हो रहा है तो अंदर का जो आवरण प्रभाव है वो परिवर्तित हो रहा है। आवरण प्रभाव को हिंदी में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और यानी या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम कुछ समय के बाद आपको समझाएंगे निकालना। किसके नियम से? स्लेटर के नियम से, स्लेटर रूल से हम उसे निकालना समझाएंगे, राइट। तो फिर क्या हुआ, अंदर हलचल मची और जब हलचल मची तो अंदर क्या हुआ, आवरण प्रभाव के डिस्टर्बेंस होने से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागे। तो हो सकता है कि जो आ रहे इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, वहां पर रह जाएं और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं, या आ रहे जो इलेक्ट्रॉन थे वो अंदर सर्वाइव ना कर पाए, उनको इतना अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ना मिले, वो बाहर चले जाएं। जैसे मैंने अभी बोला कि वो 2 व्यक्ति यदि मेरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे तो मुझे उनको बैठाना पड़ा और पहले से बैठे 2 लोगों को जाना पड़ा, और यदि वो इतना मेरे से प्रभाव नहीं रखते थे तो वो वापस चले जाएंगे, वो दोनों यहां बैठे रह जाएंगे। तो कुल मिला के ये बोलना मुश्किल है कि कौन से इलेक्ट्रॉन यहां एक्स रेज के रूप में यानी एक्स किरण के रूप में बाहर आ रहे हैं। वो अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है, अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, उसके आधार पर उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ, उस आधार पर तय होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर आया, कौन सा इलेक्ट्रॉन अंदर रह गया। तो ये बोलना तो मुश्किल था कि आ रहा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे हैं कि उस तत्व के ही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे हैं। बट इतना ध्यान रहे कि अंदर का जो अरेंजमेंट था वो सेम रहा। यदि वो 2 लोग यहां बैठे तो 2 बाहर गए तब भी अरेंजमेंट 3 का रहा, और यदि वो 2 आए थे और यहां थोड़ी देर खड़े रहे फिर वापस चले गए तो इसका मतलब तब भी अरेंजमेंट मेरा 3 का ही रहा, यानी अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो वो जो एक्सरेज यहां पर निकली, वो एक्सरेज अब वो क्या करेगी, वो एक जो एक्सरेज आ रही है इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं इनको। अब ये जो वेव जब प्रोपेगेट करेगी तो ये वेव ऐसे प्रोपेगेट करती है, प्रोपेगेशन मतलब होता है संचरण, तो इसका संचरण ऐसे होगा। अब वो संचरण ऐसे होगा तो उसमें साइकिल, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। जो ये आवृत्ति है तो आवृत्ति क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड, राइट। तो वो जो आवृत्ति है तो वो जो जिस प्लेन पर वो प्रोपेगेट हो रही है उसमें जो जैसे ये कट हो रहा है 1 सेकेंड्स में, जो कटिंग हो रही है, जो कट हो रहा है, ये देख रहे हो कट हो रहा है, तो ये एक जो बार बार इस प्लेन को बार बार जो कट किया जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी वहां पर आई, राइट, उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर मोजले ने एक क्या दिया आपको, फॉर्मूला दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। यहां बी क्या है तो बी कांस्टेंट, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, जिसको हम हिंदी में आवरण प्रभाव के नाम से जानते हैं, जिसको हम कैलकुलेट करना यानी जिसकी हम गणना करना सिखाएंगे बाई स्लेटर के रूल से, अर्थात स्लेटर के नियम से समय आने पर।
राइट। तब तुम और अच्छे से समझ पाओगे कि वाकई में वो जो अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनका क्या वो अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे और कैसे उनका आवरण प्रभाव में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा था, ये भी समय आने पर आप सीखोगे। अब देखो, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं ए, तो ए यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब आप इसको खोल लो तो म्यू बराबर जब आप खोलोगे तो ये आएगा ए जेड माइनस आ जाएगा ए बी, करेक्ट। अब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं क्योंकि ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। ए आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बी आपका स्क्रीनिंग और सील्डिंग कांस्टेंट है, जिसे हम आवरण नियतांक या आवरण, वही नियतांक जो निकलता है उसका मतलब ही वही आवरण प्रभाव है सिग्मा। उस पर भी हम बार बार, हमने तीसरी बार ये बात बोल दी है कि उसको भी कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करके इन्हीं बातों को वापस से एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन तब जब हम स्लेटर रूल सिखा लेंगे, करेक्ट। अभी टाइम है। अब बात यहां आते हैं कि ये जो सी कांस्टेंट है उसका कंपैरिजन ये हो गया, यहां एम जो है वो आपका ए है, एम आपका यहां पर कौन है, ए है, और जो आपका एक्स है वो आपका यहां जेड है। ये निकल के आ गया, ठीक है। अब आप देखो m जो होता है वो आपका क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स m होता है। तो यहां पर m की जगह पर हम a पुट कर सकते हैं, जो भी यहां वैल्यू a के रूप में मिलेगी। यदि कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा आता है, समय आने पर हम न्यूमेरिकल भी एक दो बताएंगे। अभी हम बात को केवल समझा रहे हैं, है ना। इंट्रो क्लास है, इंट्रो क्लास में वही बातें आपके सामने अभी रखी जाएंगी जिनको आप आसानी से समझ पाएं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल और आपकी फ्रीक्वेंसी, हमारी जैसे यहाँ भी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ऐसे हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे बोलचाल की भाषा, हमारे बात करने का तरीका, ये सब एक फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह रहे हैं, वो जब आपके साथ हमारी मैच कर जाएगी तो धीरे धीरे आप हमारे साथ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और फिर मैं आपको कठिन से कठिन बात भी बड़े आसानी से समझा पाऊंगा, राइट ना। लेकिन हर चीज़ का अपना एक क्या होता है, टाइम लिमिट से पहले कोई चीज़ नहीं आती है। आप जब 11th पास करेंगे तभी 12th में आएंगे, और जब 12th पास कर लेंगे तब भी उस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे जिसके लिए आपको मैं यहाँ से रेडी कर रहा हूँ। तो टाइम, हर चीज़ टाइम बाउंड है, और टाइम बाउंड जब कोई चीज़ होती है तो टाइम के साथ ही आपको देखने को मिलेगी। एक दिन में सारी बात आपके सामने नहीं आ पाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ y क्या है, y आपको दिखाई पड़ रहा है, जो y है वो आपका यहाँ पर है अंडर रूट न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो, अब मैं इस पर एक ग्राफ प्लेस करूं, थोड़ा मैं बोर्ड को यहाँ पर मैं ग्राफ प्लेस करता हूं, क्योंकि मुझे बोर्ड को यदि मैंने आगे पीछे सरकाया तो थोड़ा इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है। ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, तो आप केवल यहाँ ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ना जाएं। ये y है, ये x है। y पर हमने ये ले लिया रूट न्यू और x पर हमने z ले लिया, यानी ये z जो हमने लिया है ये आपका एटॉमिक नंबर है। ये z आपको दिख रहा है, थोड़ा सा छुप गया, लेकिन ध्यान रखिएगा z एटॉमिक नंबर है। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी ये बन गई। तो इसका मतलब है कि जब हमारा ग्राफ उस जो वो एक्सरेज निकल रही है उससे मिलने वाली फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट और जेड के साथ जब हम रेगुलर इंटरवल पर एक ग्राफ प्ले करते हैं, तो वहां पर रेगुलर इंटरवल पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसका ग्राफ स्मूथली आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अनुसार। यही बात जब हम एटॉमिक मास के अलाउंग करते हैं, जो कि बाकी साइंटिस्टों ने करी है, मेंडलीफ ने करी है, डॉबेनियर का ट्रेड लॉ था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मास को सहारा किया, उसको लेके जब हम चलते हैं तो ये ग्राफ ऐसे 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 करके चलता है। इसका मतलब है उसके बीच में इर्रेगुलरिटीज आती दिखाई पड़ती हैं। तो मोज़ले ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि एटॉमिक नंबर की सहायता से, यानी एटॉमिक नंबर लेके यदि आप कोई काम करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें एक रेगुलर इंटरवल में सीधी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं एटॉमिक नंबर के साथ साथ। इसका मतलब
पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पर चर्चा जब हम करेंगे, जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हम बात करेंगे त्रिज्या की, यानी हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की, हम बात करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन विभव की, हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा की, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन की जो लब्धि है उसकी ऊर्जा की, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता की, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता की। तो हम अपना काम किसके आधार पर बढ़ाएंगे? परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ाएंगे, परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ाएंगे, बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर के आधार पर बढ़ाएंगे, ना कि एटॉमिक मास के आधार पर। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास में चीजें रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज तो हो रही हैं लेकिन इर्रेगुलरिटीज के साथ, और यहां जो बातें रेगुलर इंटरवल में बढ़ रही हैं बिना इर्रेगुलरिटीज के साथ। तो हम किसके साथ जाएंगे? जहां रेगुलरिटीज होंगी कि जहां इर्रेगुलरिटीज? सर हम जाएंगे रेगुलरिटीज के साथ। इसका मतलब पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पर जब भी हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन और हमारा ध्यान एटॉमिक नंबर पर होगा। यह बात मोजले के एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गई। तब और भी कई सारे फिर साइंटिस्ट आए। अब मैं थोड़ा यहां पर रफ करना चाहूंगा क्योंकि मुझे स्लाइड को ऊपर लेना है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। ये बात यहां प्रूव हो गई। यानी अभी तक परमाणु भार की चर्चा चल रही थी, इसने बातों को अपने एक्सपेरिमेंट से परफेक्टली प्रूव कर दिया। देखो, डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट में आपको पता है चीजें एक्सपेरिमेंट पर चलती हैं। यदि कोई चीज एक्सपेरिमेंटली डिराइव हो जाए तो फिर उस पर इफ बट ये सब कोई बात आती ही नहीं है। यदि लेकिन कुछ नहीं, सीधी बात उसी पर शुरू हो जाती है। तो फिर बात आ गई आधुनिक आवर्त सारणी की, यानी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं। और उसमें मुख्य योगदान मोजले, बोहर, बरी, रैंग, वर्नर का भी रहा है ना। इसमें एक साइंटिस्ट और है रमसे, जिसका भी बड़ा रोल है, यहाँ मिसिंग है वो नाम। रमसे ने क्या किया था? नोबल गैसेस के बारे में हमें बताया था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने सारे नोबल गैस डिस्कवर किए होंगे, लेकिन उसने जो भी काम किया था वो मेनली नोबल गैसेस पर किया था। और नोबल गैसेस के बारे में सही जानकारी रमसे से ही मिली थी। जो हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि 8th ग्रुप तक तो मेंडली पहुंच गया था, लेकिन बाद में उसने 9th ग्रुप को ऐड किया था और फिर उसको मॉडर्न बोल दिया था, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो उसमें उसने 9 ग्रुप बोल दिए थे क्योंकि उसमें उसने किसको ऐड कर दिया था? नोबल गैसेस को। लेकिन नोबल गैसेस पर जो मेन काम किया था वो रमसे ने ही किया था। फिर बात आ गई कि सारणी का जो आधार है वो क्या है। अब यहीं से हमारी बात रुक जाती है। जैसे ही हम ये बात लाते हैं कि सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है तो हमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब हम बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आते हैं तब हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे हवाबाजी में बात नहीं कर सकते। हम यदि आपसे कहते कि बच्चा आप 11 का परमाणु वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, तो आप कहते 281। अरे भैया मुझे 281 नहीं चाहिए, मुझे पता है कि 2K सेल में है, 8L सेल में है, 1M सेल में, मुझे चाहिए 1S2, सब सेल के अकॉर्डिंग 1S2, 2S2, 2P6 ऐसे चाहिए, 3S1 मुझे ये चाहिए। तो ये मुझे कैसे मिलेगा? ये मुझे तब मिलेगा जब मैं बात करूंगा एटम की, जब मैं बात करूंगा एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की, यानी हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद हम इलेक्ट्रॉन के द्वैती प्रगति यानी ड्यूल नेचर के बारे में बात करेंगे। फिर हम बोर की थ्योरी और डी ब्रोगली के कंसेप्ट को एक साथ जोड़ेंगे और उससे कुछ रिलेशन डेवलप करेंगे, हम बात वहाँ करेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग? हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। फिर हम बात करेंगे क्वांटम नंबर पर, और क्वांटम नंबर के बाद हम बात करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर, और उसके बाद हम बात करेंगे हुन्स रूल पर। और इन सभी बातों को जब हम खत्म कर लेंगे तब हम फाइनल आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। फिर कुछ उसके एक्सेप्शंस आएंगे, फिर उसके एनर्जी लेवल पर भी हम बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी जब हम चर्चाएं खत्म कर लेंगे तब हम फाइनल आपसे बात कर पाएंगे किस टेबल की? तब हम आपसे फाइनली बात कर पाएंगे, आपको जो हम बात बता रहे थे यहीं पर आ जाते हैं, फाइनल बात कर पाएंगे हम आपसे इस टेबल की,
जो टेबल ये आपके सामने दिखाई पड़ रही है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्योंकि इन सभी बातों के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि आपने मुझसे बोला निकिल किस ग्रुप का है, तो आपको 8th भी यहां दिख रहा है, रोमन में 10 भी दिख रहा है ना। मैं बात कर पाऊंगा ऑस्मियम जो कि हार्डेस्ट मेटल है, वो कौन से पीरियड का है। अब आपको 6 है तो आप रटोगे थोड़ो, साथ में मैं आपको कुछ इसके ट्रिक्स भी सिखाऊंगा इसके मेमोरी के, कैसे कि हेलन कब्र से फरार, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना, सुरेश चंद तिवारी VCR में फेंको नहीं पीतल, ऐसे करके हम बहुत सारी बातें सिखाएंगे, है ना, जो हम तुम्हें पूरी टेबल मेमोरी करवाएंगे। लेकिन ये सब बात तभी होगी जब हम अपनी पहले स्टडी किस पे करेंगे, एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें जो हमने थोड़ी देर पहले बोली। ठीक, तो अब हम वहीं पर चलते हैं और आपको वो बात स्टार्ट करते हैं। ये आ गया, ये देखिए क्या है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक, ये आपका लिखा हुआ है। यहां पर आपका इंग्लिश में लिखा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है। एटम के मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि आपको यहां भी दिखाया गया है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 नीले कलर के आपको न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, 6 लाल कलर के आपको प्रोटॉन दिख रहे हैं। ये आपका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। और न्यूक्लियस देखिए यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा क्योंकि इमेजेस है ये, और इमेजेस में कोई बात इंग्लिश के अंदर है तो उसको हिंदी में मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। द सेंट्रल न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इट कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम। इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसको पहले यहां समझ लो, यह है क्या, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम के आकार के रिस्पेक्ट में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, जिसमें पूरे एटम का मास उपस्थित होता है। देखो लिखा है द सेंट्रल न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम, यानी पूरा मास ऑफ द एटम न्यूक्लियस का उसके सेंटर पर केंद्रित होता है और लगभग पॉजिटिव चार्ज भी उसी के अंदर घूमता है और उसके सराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन, वहां पर जो एनर्जी डेवलप होती है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ उसके चारों तरफ एक हाई स्पीड से घूमते रहते हैं। देखो यहां लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन इलेक्ट्रॉन सेल, जो इलेक्ट्रॉन्स के सेल हैं, जैसे तुमने 10th में पढ़ा था, के सेल, एल सेल, एम सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। और हाँ जी, तो अपनी बात इस ऑर्बिट पे चल रही थी, ठीक है। ऑर्बिट मतलब ये कौन सा ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट आपका है, आपका n बराबर ये 2 है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट आपका कौन सा है, फर्स्ट, जिसमें n का वैल्यू 1 है, यानी n जो है रिप्रेजेंटेशन है ऑर्बिट का, प्रस्तुतिकरण है। जैसे यह k सेल है, ये l सेल है, इसके बाद अगला राउंड आएगा तो m सेल, इसी तरह से वो n का वैल्यू वहाँ 3 हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ी बात और कर ली जाए। जैसे जो ये बात लिखी हुई थी, इस बात को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ऑलमोस्ट जो मास है या ऑलमोस्ट चार्ज है वो कहाँ मौजूद है, वो मौजूद है न्यूक्लियस में, राइट। तो न्यूक्लियस में सारा मास और चार्ज, तुम पहले मास समझ लेते हैं फिर चार्ज समझ लेते हैं। देखो मास, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो आता है -1e0 और बीटा। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? ध्यान से देखते चलिए मुझे। अब मैं इधर आ जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -1e0 और बीटा। क्लियर? अब इसका जो मास है इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये है आपका 0.0000। देखो 3 बार 0 है, फिर यहाँ 5 4, राइट, ये लिख दिया हमने 0.0054। बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल सर। अब इसी का मास इन ग्राम लेना है
तो यदि इन ग्राम लेना है तो आपका वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, राइट। ये ग्राम में आ गया, ये आपका एटॉमिक मास यूनिट में आ रहा है। इसी तरह से आपको इन केजी लेना है तो आपको पता है कि केजी के अंदर जब हम जाते हैं तो एक जो ग्राम है वो 10⁻³ केजी के है, तो -31 केजी आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। ये तो यूनिट जो आपके सामने आई हैं वो आपको मेमोराइज यानी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बात मैं यहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ कि इन सभी बातों के बाद इसके चार्ज पर भी बात कर लेते हैं। क्या चार्ज है इसका? तो जो चार्ज है वो चार्ज है इसका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपका MKS यूनिट में है, और -4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS यूनिट में है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात आ जाती है प्रोटॉन की। तो जो प्रोटॉन का मास है, यानी हम बात कर रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो जब प्रोटॉन की आप बात करते हो तो प्रोटॉन को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? तो 1p1। साथ में एक और बात ध्यान रखना, इसको हम रिप्रेजेंट H+ से भी करते हैं। कैसे? एक्चुअल में H+ में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ 0 हो चुका। पहले वहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, अब वहाँ इलेक्ट्रॉन 0 हो चुका। कैसे? आपने प्लस लगा दिया। जैसे मैं बोलूँ कि Na+, तो Na के पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 11, लेकिन प्लस लगा दिया तो 10 ही बचे, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 है, ये बात ध्यान रखना। यदि मैंने Mg2+ लिख दिया तो प्रोटॉन 12 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। मैंने Al3+ लिख दिया तो प्रोटॉन 13 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 बचे। यानी जितने प्लस लगाते जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, लेकिन चाहे चार्ज स्पेसीज हो चाहे न्यूट्रल स्पेसीज हो, प्रोटॉन नहीं बदलेंगे। Cl- लिख दिया तो Cl का एटॉमिक नंबर है 17, यानी प्रोटॉन अभी भी 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो चुके हैं, चूंकि माइनस का मतलब एक एड ऑन होगा। O पर 2 माइनस लगा दिया, आपके पास इलेक्ट्रॉन 10 हो गए लेकिन प्रोटॉन आपके पास 8 ही रहे। क्लियर। तो प्रोटॉन यहां पर 1 है, इसका मतलब है कि H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन एक H+ जो है कहीं पर दिख रहा है, इसका बड़ा यूज करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात चूंकि मास से चल रही थी, बीच में रिप्रेजेंटेशन हमने दिखा दिया, अब मास दिखा देते हैं। मास जो हमारा है वो एटॉमिक मास यूनिट में है 1.00757, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रॉन का जो मास है, इसका जो मास है, इसका मास एटॉमिक मास यूनिट में 1.00893 है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती हैं 19-20, हर बुक्स का अलग अलग क्या होता है वैल्यू होता है, बट मेरा बोलने का मतलब ये कि यदि 0.20 के बाद यदि 757 आ रहा है या 0.20 के बाद 89 आ रहा है तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये वैल्यू 1 के बराबर है अप्रॉक्सीमेटली। ए भी 1 है, ए भी 1 है, लेकिन इसका मास आप देखो एटॉमिक मास में कितना, 0.00054, 3 डिजिट के बाद 5 है, यानी लगभग ये मास 0 है। तो देखो ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई कि द सेंट्रल न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ proton and neutrons, it containing almost all the mass of atom। ये बात यहाँ मैंने तुम्हें प्रूव कर दी इनके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे बात बढ़ाते हैं। अब एक बात आई चार्ज की। किसकी बात आई? चार्ज। ये तो न्यूट्रल स्पेसीज है, आपको पता है कि ये कैसी स्पेसीज है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है यानी, है ना। और इसका जो चार्ज है प्रोटॉन पर, वो चार्ज यही है, बस माइनस की जगह वहां क्या लग जाएगा? प्लस, यानी प्लस 1.6 10⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। और CGS यूनिट में यहाँ -4.8 इंटू 10 ESU है, वहाँ +4.8 इंटू 10 ESU हो जाएगा। लेकिन इस बात से हम थोड़ा यहां पर उतने ढंग से उस बात को नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा बात को बदलता हूं और एक एक्सपेरिमेंट की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करता हूं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। और मैं एक बात वापस बोल दूं कि जितनी बातें मैं कर रहा हूं, चाहे मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बात कर रहा हूं या मैं न्यूक्लियस पर बात कर रहा हूं, इनकी एक्सपेरिमेंटल कहानियों को लेके हमारे फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर भी जल्दी से आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। शायद उनका एक वीडियो बन भी चुका है जिस पर उन्होंने बात करी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके एक्सपेरिमेंट्स की, कैसे पता चला इनके बारे में कि इन पर निगेटिव चार्ज आया, कैसे पता चला उन पर मैं पॉजिटिव चार्ज आया। मैं भी कर सकता था, लेकिन चूंकि वो सर का पार्ट है तो सर ने उसका वीडियो शायद बना दिया है और वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अब आगे मैं बात करता हूं अपने उसी पॉइंट से जहां से मैंने बात छोड़ा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की थिन फॉइल ली, पतली सी क्या ली? फॉइल ली,
पतली सी, और उस फॉइल पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करी हाई स्पीड से। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो निकल गए, है ना, उनको कोई भी व्यवधान नहीं हुआ, यानी उनका कोई रुकावट नहीं हुई, सीधे चले गए। कुछ रिफ्लेक्ट भी हुए, लेकिन कुछ अपने मार्ग से वापस हुए। जो अपने मार्ग से वापस हुए उससे रदरफोर्ड ने अपने उस प्रयोग के आधार पर आपको ये बताया कि चूंकि अल्फा पार्टिकल उस पर पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और नाभिक पर उस परमाणु का लगभग पूरा आवेश उपस्थित होता है। ये बात यहीं से समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह पर तो जो पूरा एरिया था वो तो खोखला था, और वहां पर उसको किसी प्रकार का कोई रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण मिला ही नहीं। प्रतिकर्षण बहुत बड़े साइज का जो एटम है उसके बहुत छोटे भाग पर मिला, जिसको बाद में नाभिक माना गया। क्यों? क्योंकि वहीं से कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो वापस लौटे। राइट, वही बात यहां देखो आ रही है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। ये बात प्रूव हो गई कि इसका मतलब बहुत छोटा सा भाग है उस एटम के अंदर, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। देखो साफ लिखा है वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम, यानी उस एटम के आकार के संदर्भ में बहुत छोटा सा भाग है वो नाभिक, जहां पर फुल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? यदि वहां फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल वहां से रिटर्न नहीं होते उस मार्ग से जिस मार्ग से वो आ रहे थे। क्लियर हो गई ना बात ये? तो अब इन सभी बातों के साथ कुछ बातें मेरी और रह गई हैं जो कि मैं इस वीडियो में और बताना चाहता हूं, और उसके बाद ये हमारा पहला वीडियो जो आपको मिल रहा है उसे बहुत सारे छोटे छोटे नॉलेज, और ये सब आपने सीख भी रखे हैं 7, 8, 9, 10 के अंदर, और आपको और उनको एक तरीके से आपका पूरा उसका रिवीजन आपको मिल जा रहा है। अब बात मेरी यहीं से वापस आगे बढ़ाता हूँ, कुछ और पॉइंट जो मेरे रह गए थे। क्या रह गए थे? देखिए, एक तो मेरा ये पॉइंट ये रह गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद कुछ बातें ऐसे आ गई, जैसे आ गया आइसोटोप्स, है ना। जब बात आइसोटोप्स की आई, आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स का क्या मतलब है? आइसोटोप्स का मतलब है समस्थानिक, है ना, समस्थानिक, ये बात आई। इसके बाद एक बात आई आइसोबार्स को लेके। आइसोबार्स यानी बात आई समभारिक को लेके, समभारिक। समभारिक के बाद जब अपनी बात आगे बढ़ी तो बढ़ी आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक की। किसकी बात कर रहे हैं? सम न्यूट्रॉनिक, है ना। तो हम बात कर रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक की, ठीक है। तो ये जो समस्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, तो सम न्यूट्रॉनिक के अंदर जब हम चल रहे हैं तो क्या क्या है इसमें, कैसे पहचानेंगे? तो बड़ा सिंपल है। समस्थानिक का जो मैं एग्जांपल लेके आपके सामने आ रहा हूँ बड़ा इजी है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, बड़ी बेसिक बातें हैं। इसी तरह से 8O16, 8O17, इसी तरह से 6C12, 6C13, 6C14, ये सारी बातें ये इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ मास नंबर डिफरेंस है और एटॉमिक नंबर सेम है, यानी परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। इससे मैं दो बातों पर पहुंचा। यदि परमाणु क्रमांक समान होगा तो एलिमेंट नहीं बदल रहा है, एलिमेंट नहीं बदल रहा है तो मेरी पहली बात है कि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मास नंबर बदल रहा है तो वंडरवाल बल बदल रहा है, वंडरवाल फोर्स बदल रहा है। इसका मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, जिसको आने वाले समय में हम रासायनिक बलगति यानी केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, और वहां पर हम आइसोटोपिक इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे, उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब संभारिक में क्या हो रहा है? संभारिक ऐसा है कि जैसे 8 आर्गन 40, 19 K40 और आपका 20 CA40, ये है। ये क्या चीज है? ये है कि इसमें देखिए मास नंबर सेम आ रहा है, लेकिन चेंज कौन हो रहा है? एटॉमिक नंबर। यदि एटॉमिक नंबर बदल रहा है तो एलिमेंट बदल रहा है, एलिमेंट बदल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो समभारिक है उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज समान होगी, चूंकि मास नंबर सेम आ रहा है। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब
समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं। अब आगे भाई सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने वाले को, सम न्यूट्रॉनिक, राइट। अब बात आती है इसी तरह से आगे बात आएगी आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी कुछ बातें जो हम तुम्हें यहाँ दिखा रहे हैं विथ एग्जाम्पल। तो जैसे हमारी बात यहाँ पर चल रही थी, अभी आपके सामने आ रही थी कि ये देखिए सम आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक का कोई भी एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं यहाँ पर ले लूँ। जो मुझे एग्जाम्पल ही केवल आपको दिखाना है वो ये है कि 19 है, यहाँ पर 39 में 19 सब्ट्रैक्ट कर दो 20 बचा, और इसी तरह से यहाँ 40 में 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो 20 बचा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, राइट। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो देखो न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, लेकिन आप देखो एटॉमिक नंबर भी अलग है, एटॉमिक मास भी अलग है। इसका मतलब है कि मास नंबर यदि डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो इसका मतलब इनके केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होंगे और इनके फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने साफ लिखा है कि सम न्यूट्रॉनिक के भौतिक व रासायनिक गुण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर? अब यहाँ से बात आगे बढ़ा लेते हैं बहुत तेजी के साथ, हमें ज़्यादा यहाँ समय नहीं लेना है। अब फटाफट आ जाते हैं हाँ भाई, अब आ जाते हैं आइसोडाइफर्स पर फटाक से। आइसोडाइफर्स के अंदर क्या चीज़ देखनी है अपन को, देखो आइसोडाइफर्स में अपनी बात होनी है 19 के 39 एक ले लेते हैं, एक अपन 9F19 ले लेते हैं, ऐसे करके ये सारे एग्जाम्पल आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। और फटाफट देखते हैं इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 39 माइनस 19 यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी आपका परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो यहाँ कितना आया 20, इसी तरह से यहाँ 19 माइनस 9 है तो कितना आया आपका 10। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देख लो आपके कितने आ रहे हैं सर 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर है, यहाँ कोई चार्ज स्पेसीज भी नहीं है। चार्ज स्पेसीज होती तो ध्यान रखते इलेक्ट्रॉन वेरिएट करेंगे, यदि प्लस लगा तो कम करो, माइनस लगा तो बढ़ाओ। अब यहाँ प्रोटॉन कितने हैं जल्दी बोलो 19, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जल्दी बोलो, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं 9 और आपके यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ प्रोटॉन्स भी आपके कितने हैं 9, ठीक है। अब आप क्या कहते हो आइसोडाइफर्स को कैसे पता लगाओगे? आइसोडाइफर्स का पता लगाने के लिए आपको चाहिए न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अब करो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इसका न्यूट्रॉन है 20, प्रोटॉन है 19, बचा 1। यहां करो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यहां भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे तो 10 माइनस 1 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोडाइफर्स है उनमें क्या होता है, उनमें न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है, प्रोटॉन भी डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या है, बराबर है। यही तरीका है इनको पकड़ने का, करेक्ट है। आगे बढ़ते तेजी के साथ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। कोई सी भी स्पेसीज ले लो, इसको उठा लेते हैं, देखो इसको N2O का मतलब क्या हुआ, 7 7 14 14 6, बोलो जल्दी, 14 6 20, 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर बिल्कुल दिमाग में रटे रहने चाहिए। CO2 C का मतलब कितना हुआ 6, और इसका मतलब कितना हुआ 8 दूनी 16 16 6 22, यहां देख लो 7 दूनी 14 14 8 22। अब यहां देख लो CNO का मतलब 6 कार्बन का, 7 किसका नाइट्रोजन का 13, 8 किसका ऑक्सीजन का 21, माइनस है तो वो ऐड कर दो तो कितना हुआ 22। इसी तरह से आप यहां देख लो 16 2 18, 15 3 18, 17 1 18 18। तो यदि आपके चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखे हों, चाहे वो सिंपल ऐसे सिंगल टर्म में लिखे हों, स्पेसीज में, प्लस में, माइनस में, लेकिन यदि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आ रहे हैं सेम तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐसे जनरल पूछ लिए जाते हैं, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, अभी क्या बताया, रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा, जैसे ऐसा पूछा था, हमें लगता है यही था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट यही इस टाइप का था। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना पूछा था। अभी इसी साल 2020 के 13 तारीख वाले पेपर में एक सवाल तो यूं ही हो गया तुम्हारा। हर बार इसी टाइप से रिलेटेड बातें आ जाती हैं, बिल्कुल सेम, मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिए गए थे। क्या इजी नहीं है ये? बहुत इजी है। आगे बढ़ जाते हैं। रदरफोर्ड पर अपनी बात हो चुकी है, इसका मतलब है कि आज की इस व्यवस्था को हम अब यहीं समाप्त करने वाले हैं। तो इसका मतलब हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और उससे रिलेटेड कुछ और बातें जैसे आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी बातें तुम्हारी समाप्त कर दी। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो से आपको बेसिक चीजों के बारे में पता चल गया और उनकी डिस्कवरी कैसे, उनकी खोज हुई,
कौन से साइंटिस्ट ने उस पर काम किया और उनके बारे में कैसे पता चला, इन सब बातों को लेकर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।